लोन लिया या क्रेडिट कार्ड लिया या पर्सनल लोन था, बिजनेस जो भी आपने अप्लाई किया, आपकी बैंक ने आईटीआर देखी होगी, यानी आपका इनकम टैक्स रिटर्न मांगा होगा, आपकी सैलरी या जो भी आप बिजनेस करते हैं उसमें देखा होगा कि कैसा है, और उसके बाद बैंक ने आपको लोन दिया। बैंक पागल नहीं है, बैंक को दिखता है कि मेरा पैसा आ सकता है तभी मैं लोन दूं, नहीं तो बैंक लोन नहीं देता है। अब यानी उस समय बैंक को आपकी स्थिति दिख रही थी, उसके बारे में पता था। अब आपकी स्थिति होगी खराब, किसी भी कारण से लॉकडाउन हो गया, नोटबंदी हो गई, जीएसटी हो गया, व्यापार बंद हो गया, नौकरी छूट गई, जैसे भैया के साथ हुआ, बहुतों के साथ हुआ है। जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी थी उसको 20,000 रुपए काम करना पड़ रहा है, तो वो उसने 1 लाख के हिसाब से खर्चे मेंटेन कर रखे हैं ना अपने। अब हो गया 20,000, तो अभी तो घाटे में चला ही जाएगा। लेकिन ये बात बैंक को कैसे समझाई जाए, या बैंक क्यों माने? तो बैंक को मानने का तरीका ये होता है, आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई की गाइडलाइन समझो। आरबीआई कहता है कि जब आपने लोन लिया या बैंक ने आपको लोन दिया तब आपकी स्थिति अच्छी थी, आज बैंक को सपना नहीं आएगा स्थिति खराब होगी। जैसे कई साथी हैं जिनकी सैलरी नहीं आई, अब भाई आपके हाथ में तो नहीं है ना यार, सैलरी नहीं आई, और कितना महीने बोल रहे हो, 18 महीने हैं। 18 महीने से अगर सैलरी नहीं आई किसी की भी, जितने लोग बैठे हो यार, ईमानदारी से बताना, 18 महीने घर में कमाई ना आए तो कितना ही बड़े से बड़ा धन्ना सेठ हो ना, उसकी हालत खराब हो ही जाती है। वो 18 महीने से सर्वाइव कर रहा है, जैसे तैसे कर रहा है, इधर से ले रहा है, इधर से ले रहा है, तो क्या हो रहा है, और ज्यादा दलदल में घुस रहा है। कर्जा लेने के लिए, कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लोगे तो और दलदल में चले जाओगे। तो पहली बात तो कर्जा चुकाने के लिए कर्जा नहीं लेना। दूसरा, बैंक को सपना नहीं आने वाला। आपने क्या करना है, जब आपको पता कि आपकी किस्त नहीं जा पा रही, आपकी नौकरी छूट गई या व्यापार बंद हो गया, अब अगले महीने आपकी किस्त जा रही है, मानो 10 तारीख को, आज आपकी नौकरी छूट गई, अब सैलरी तो नहीं आएगी ना। आप आज आपको पता है कि अगले महीने में किस्त नहीं दे पाऊंगा। अब आप क्या कर रहे हो, आप बैंक में नहीं जा रहे, बात भी नहीं कर रहे, किस्त को बाउंस होने दे रहे हो, इस उम्मीद से कि नौकरी कहीं और लग जाएगी, फिर मैं दोबारा शुरू कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या करो, बैंक में पहले ही चले जाओ कि सर जी मेरी नौकरी छूट गई, ये मेरा लेटर है, या व्यापार बंद हो गया, जैसे किसी के भैया की आग लग गई, तो मैंने उनसे पूछा प्रूफ है तुम्हारे यहाँ पर, हाँ जी प्रूफ है मेरे पास। अगर व्यापार में आग लग गई तो आरबीआई कहता है कि क्या हुआ, ये एक आफत आ गई है, आपदा आ गई है, आपदा में सामने वाले को समय दिया जाएगा। जिस दिन आग लगी थी तुरंत जाकर के दिखाना कि भैया देखो ये मेरी आग लग गई है या मेरी नौकरी छूट गई, उसी दिन बैंक में जाकर के लेटर देना, कि बैंक को बताना कि भाई अब मैं कम से कम अगले 6 महीने मुझे लगेंगे नौकरी ढूंढने में, नई 6 महीने का समय दिया जाए। जितना समय तुम्हें चाहिए उससे डबल मांगना। मानो तुम्हें लग रहा है 3 महीने में हो जाएगा काम, तो कितना समय मांगो, 6 महीने। अच्छा लग रहा है 6 महीने लगेंगे, तो कितना समय मांगो, साल भर का। कारण क्या है, जितना समय आप बैंक से मांगोगे, हाँ थोड़ी देर सुन लो ताकि तुम्हें काम की बात पता चल जाए, जितना समय तुम बैंक से मांगोगे बैंक तुम्हें उससे आधा ही समय देगा। हमें क्या लगता है, हमें लगता है 3 महीने में स्थिति ठीक हो जाएगी तो 2 महीने का समय मांग लो, बैंक 1 महीना देगा। ऐसी नौबत नहीं आनी है, ऐसी स्थिति मत आने दो। आप सीधा बैंक से जाकर के बात करो, और बैंक से जब भी बात करो तो रिटर्न में करना। ओरल में बैंक से कोई बात मत करना, बैंक का फोन आ जाए, बैंक का कोई एम्प्लॉय आ जाए, आमने सामने बात कर ले, सर मैं रिटर्न में बात करूंगा। कारण क्या है, जब वो बैंक कोर्ट जाएगा, बैंक पैसा छोड़ेगा नहीं। अगर आपको लगता हो ना बैंक पैसा छोड़ देगा, बैंक इतनी आसानी से पैसा नहीं छोड़ेगा, बैंक कोर्ट जाएगा। कोर्ट जाएगा तो क्या करेगा, उससे पहले 10 नोटिस दे देगा तुम्हें, और बैंक कोर्ट में जाकर के जज साहब को दिखाएगा, देखो जी मैंने 10 नोटिस दिए थे और इसने कोई जवाब नहीं दिया। आप कहोगे जी मैं तो 10 बार गया था बैंक, जज कहेगा क्या प्रूफ है। आप कहोगे मैंने 10 बार फोन पे बात करी, जज कहेगा क्या प्रूफ है। बैंक क्या कर रहा है, बैंक फोन पर क्यों नहीं बात कर रहा, बैंक नोटिस क्यों भेज रहा है, क्योंकि बैंक ये जानता है कि अगर मैं सामने वाले को नोटिस दूंगा वो जवाब नहीं देगा। अगर तुम जवाब देते रहोगे तो पूरी पूरी संभावना है कि हो सकता है बैंक कोर्ट जाए ना। उसे समझ आ जाए पढ़ा लिखा आदमी है। क्या करना है, अगर नोटिस आया तो उसका जवाब लिख करके दे दो, रिटर्न में दो। लेकिन नोटिस भी 3 तरह के होते हैं, जैसे मैंने भाई को भी कहा कि नोटिस दिखाओगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। कौन कौन से नोटिस होते हैं, एक नोटिस होता है जो बैंक से आता है। अच्छा कैसे पता चलेगा बैंक का नोटिस है, नोटिस के ऊपर बैंक का नाम लिखा होगा, उसी बैंक का नाम होना चाहिए जिस बैंक से आपने लोन लिया है। वो नहीं था सर। अगर मान लीजिए, मैं बता रहा हूं ना, अगर मान लीजिए आपने बैंक से XYZ या किसी भी बैंक का नाम जो भी आपके बैंक है उससे हमने लोन लिया, नोटिस आया किसी और बैंक का, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। या तो मेरा लोन किसी और को ट्रांसफर कर दिया गया है, या किसी एजेंसी को दे दिया गया है, या ये रिकवरी वाले का है, या फिर एडवोकेट का नोटिस हो सकता है, उसमें वकील लिखा हो सकता है। अगर बैंक का नोटिस होगा तो जिस बैंक से लोन लिया उसका नाम होना जरूरी है। अगर उसका नाम नहीं है तो ये माना जाएगा ये उस बैंक का नोटिस नहीं है। दूसरा नोटिस आता है वकील का, वकील पे लिखा होता है एडवोकेट, अधिवक्ता, वकील, वकील के निशान भी होता है तो पहचान जाओगे।
वकील का नोटिस आ गया। उसके बाद आता है कोर्ट का नोटिस। उसपे क्या लिखा होता है? न्यायालय, सत्र न्यायालय, जिला अदालत, लोक अदालत, कोर्ट। तो कोर्ट लिखा हो, अदालत लिखा हो, न्यायालय लिखा हो, यानी ये कोर्ट का नोटिस है। अब तीनों के जवाब कैसे देने? बैंक के आए नोटिस का जवाब खुद दे दो, कोई दिक्कत नहीं आती। रिटर्न में एप्लीकेशन दो, जैसे भैया ने भी एप्लीकेशन दी रिटर्न में, बैंक के नोटिस का जवाब अपने प्लेन पेपर पे लिख के दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आया नोटिस वकील का, अब प्लेन पेपर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वकील को धाराएं पता होती हैं। तो एक वकील को पकड़ो, लोकल कोई भी वकील मिल जाएगा, 200 400 500 रुपए लेगा, वकील जवाब दे देगा। जैसे आप वकील के थ्रू जवाब दोगे तो बैंक को समझ में आ जाएगा पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार है, इसको मूर्ख नहीं बना सकते। हो सकता है बैंक खुद ही बुला ले सेटलमेंट करने के लिए। अगर आया कोर्ट से नोटिस, तो कोर्ट में खुद जाओ। जैसे नोटिस आया, डेट आई, लोक अदालत की डेट है, सेशन कोर्ट की, खुद चले जाओ। जज भी इंसान है भाई। अगर तुम जेन्युइन हो, तुम्हारा व्यापार बंद हुआ, तुम्हारी नौकरी छूट गई, तुम्हारे साथ दिक्कत आ रही है, मैं लिख कर दे सकता हूं, जज साहब भी तुम्हारी सपोर्ट में बात करेंगे। सच बोलना बस। जो लोग यहाँ भी कई लोग हैं जो झूठ बोलते हैं हमसे भी, मैं कहता हूँ भाई झूठ मत बोलो, सच सच बताओ यार। जब हम बैंक जाते हैं, बैंक जाकर के पता चलता है केस कुछ और है। अभी एक रिकवरी वाला आया, रिकवरी वाला ने उसको थोड़ा चिल्ला रहा था, तो उसने हमारे व्यक्ति को फोन कर दिया कि देखो रिकवरी वाले चिल्ला रहे हैं। हमारे व्यक्ति ने बात करी कि भाई आप क्यों चिल्ला रहे हो, रिकवरी वाले को चिल्लाने का अधिकार नहीं है, बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। उसने कहा कि साहब ये 5 दिन से मुझे बुला रहा है, कल आ जाना, परसों आ जाना, तरसों आ जाना, आज इन्होंने टाइम दिया था तभी आया हूं मैं। भाई जब आपने पैसे नहीं थे तो टाइम क्यों दिया रिकवरी वाले को? भाई झूठ मत बोलो, झूठ बोलोगे तो कोर्ट को भी पता चल जाएगा। और अगर सरकार को एक बार ये पता चल गया तुम झूठे हो, तो सरकार तुम्हारी अगर मदद करती भी होगी तो सरकार मदद नहीं करेगी। तो करना क्या है? सच बोलना है। बैंक में जाकर के बात करो, कोर्ट में जाकर के बात करो, रिटर्न में बात करनी है, रिटर्न में बात करो। जज साहब के सामने रिटर्न में लिख सकते हो अपनी बात, भाई आपकी नौकरी छूट गई, आपका व्यापार बंद हो गया, जो दिक्कत आई वो सारी बता दो। एक और चीज का ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति आपके साथ बदतमीजी करता हो, गाली गलौज करता हो, मिसबिहेव करता हो, बैंक वाला, रिकवरी एजेंट, किसी एजेंसी वाला, उसको अधिकार नहीं है। लेकिन वो ये क्यों कर पा रहा है? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने पैसा लेकर के, कर्जा लेकर कोई गुनाह कर दिया, और गुनाह कर दिया तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। नहीं, ना तो भारत के कानून के हिसाब से कर्जा लेना अपराध है, और ना ही कर्जा अगर नहीं चुका पा रहे तो ये भी कोई अपराध नहीं है, ये एक मिस्टेक है। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड ए क्राइम। किसी अपराध में और गलती में अंतर होता है। गलती की सजा हो सकती है, पेनल्टी हो सकती है, अपराध में बड़ी सजा होती है। ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कोई क्राइम नहीं कर दिया आपने तो डरना बंद करो। कोई साहूकार, कोई जानकार, किसी से ब्याज पे पैसा ले लिया, प्राइवेट बंदे से ले लिया, वो भी गाली गलौज बदतमीजी नहीं कर सकता आपके साथ। अगर वो भी करता है तो उसे भी इलीगल माना जाएगा। फिर भी कोई परेशान करे, आपके पास सबके पास फोन है, वीडियो रिकॉर्ड कर लो बस। और हमारे फखरुद्दीन जी हैं, और भी साथी हैं आके, हमारे विशाल जी आ गए क्या? विशाल जी हमारे यहाँ के, हाँ विशाल जी झारखंड के हमारे प्रभारी भी हैं कर्जा मुक्ति अभियान के, विशाल भदानी भारती जी, उनका नंबर भी लेकर के जाना। हमारी टीम के साथियों के नंबर लेकर के जाओ। कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, उनसे संपर्क करो। और अगर कोई रिकवरी वाला आता है, उसको सबसे पहले पूछो भाई तू रिकवरी वाला है, मुझे कैसे पता चलेगा? भाई तेरी शक्ल पे थोड़ी लिखा है रिकवरी वाला है। वो कहे जी मुझे बैंक ने भेजा है। अच्छा आई कार्ड दिखाओ अपना, सीधा उसका प्रूफ होना चाहिए कि वो बैंक का आदमी है। अगर वो आई कार्ड उसी बैंक का दिखाता है जिस बैंक से लोन लिया तो ठीक है, अगर वो कहता नहीं मैं एजेंसी का हूं तो एजेंसी का आई कार्ड दिखाएगा। फिर दिखाएगा वो डीआरए का सर्टिफिकेट। डीआरए क्या होता है? डेब्ट रिकवरी एजेंट। जो एजेंट बनते हैं उनको एक कोर्स करना पड़ता है, कोर्स करने के बाद ही उन्हें रिकवरी का अधिकार है। तो उसको बोलो डीआरए का सर्टिफिकेट दिखाओ। अगर उसके बाद डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो वो आपसे बात ही नहीं करेगा। ना आप बात करना, बोलना मेरे से बात करने की जरूरत नहीं। अगर वो भी दिखा देता है तो उसको दिखाओ कि मेरा विजिट ऑर्डर है आपके पास या नहीं है, मेरे घर आने का विजिट है ना। भाई बैंक में 100 एम्प्लॉई हैं, 100 के 100 मेरे घर थोड़ी आ जाएंगे। कौन आएगा? जिसको काम दिया जाएगा। तो काम दिया आपको, दिखाओ ना विजिट ऑर्डर क्या है मेरे घर आने का। और जब इतनी चीजें पूछ लोगे तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति समझदार है, इसको कानून के नियम पता है, इसको मूर्ख नहीं बना सकते। प्रॉब्लम क्या? तुम डर रहे हो। डरना नहीं है, डरना बंद करो। और देखो नोटबंदी तुमने नहीं करी यार, लॉकडाउन तुमने नहीं लगाया, जीएसटी तुम नहीं लेकर के आए, और ज्यादातर लोगों ने बताया। अभी हमारे साथ जो लोग 4,70,75,000 लोग जुड़े हैं ना, उनमें से ज्यादातर ने बताया लॉकडाउन के कारण ही व्यापार तबाह हुए हैं, लॉकडाउन के कारण ही दिक्कत। और सरकार के लोग पता है क्या कह रहे हैं? सरकार के अधिकारी कह रहे हैं लॉकडाउन से भारत के व्यापार पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये सरकार के लोग जाते कहाँ हैं। अब आप में से ईमानदारी से हाथ उठा के वो लोग बताओ कि लॉकडाउन से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? कितने लोग मानते हैं?
कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाओ भाई। आज भी हम लोग परेशान हैं बहुत। ये सब लोग मान रहे हैं, 100% लोग ये मान रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण फर्क पड़ा। मैं भी मानता हूं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, क्योंकि व्यापार 10% भी नहीं रहा यार। और मैं कहता हूं सरकार के अधिकारी क्या करते मुझे नहीं पता, वो रांची आए और किसी मार्केट में घूम ले, उन्हें पता चल जाएगा। जब वित्त मंत्रालय हमारी टीम जाती है, अधिकारियों से मिलती है, तो अधिकारी कैमरे पर तो नहीं बोलते, लेकिन पीछे पीछे बोलते हैं, हाँ आप काम तो अच्छा कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, बचा रहे हो, लेकिन समस्या ये है, इतनी बड़ी गंभीर समस्या नहीं जितनी आप दिखा रहे हो। अरे जितनी मैं दिखा रहा हूं उतनी नहीं है, उससे ज्यादा समस्या है। कर्जा, मैंने बताया ना, ऐसी चीजें सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए, किसको कहे इंसान, कौन सुनेगा भाई साहब। रिश्तेदार को पता चल जाए आपके ऊपर कर्जा है, रिश्तेदार भी आपसे साथ छोड़ देते हैं यार। हाँ सच बता रहा हूँ, नहीं बेटा यही सच्चाई है। समाज में कर्जे को बुरा माना जाता है, रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं सोचेगा कि हमसे मांग बैठे, हाँ मांग ना बैठे, क्योंकि कर्जे में फंसा हुआ है। किनारे हो जाएगा। और लोग मुझे कह रहे हैं आप तो डिफॉल्टर के साथ हो, आप तो जो लोग पैसा मारना चाहते हैं उनके साथ हो। नहीं भाई, मैं डिफॉल्टर के साथ नहीं। और यहाँ तुम में से जितने लोग हो, क्या पैसा मारना चाहते हो? देना चाहते हो ना? बस स्थिति ठीक हो जाए। अगर सरकार कमाई की स्थिति ठीक कर दे, व्यापार ठीक कर दे, नौकरी ठीक हो जाए, दे दोगे ना भैया? अगर वो भैया की 55,000 की नौकरी 1 लाख की लग जाए, भाई दे देगा सारे पैसे। दिक्कत तो ये है कि काम नहीं है, यही बात मैं सरकार को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुम ये नियत रखो कि अगर कल पैसा है तो देना भी है। सरकार के अधिकारी आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। अब दबाव पड़ गया, क्योंकि जब संख्या 25,000 थी ना, वो सुन नहीं रहे थे हमें। जब 50,000 हुई तो उन्हें लगा रहे यार ये तो 50,000 हो गए। जब 1 लाख हुए तो लेटर के जवाब देने शुरू कर दिए उन्होंने। जब 2 लाख संख्या हुई तो पीएमओ से भी जवाब आने लगा। अभी मैंने बताया ना, 4,75,000 हो गई है। और अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर पे हम लोग इकट्ठे हुए थे, हजारों की संख्या में लोग थे, इतनी फोर्स लगानी पड़ गई थी, जबकि मैंने मना किया था दिल्ली से बाहर से लोग ना आए, तब इतने लोग पहुंचे थे। और अभी 8 अगस्त 2023 को हम रामलीला मैदान में मिलने वाले हैं। और आपके लिए 8 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में ही वित्त मंत्री को भी बुलाया जा रहा है, आरबीआई के गवर्नर को भी बुलाया जा रहा है। जनता के सामने आकर के जनता की बात सुनो। और तुम लोग भी पहुंचोगा, जो लोग पहुंच सकते हो। जो यहां से नहीं जा सकते, परेशान मत हो, तुम्हारे रिश्तेदार दिल्ली में रहते होंगे, हर एक का 1-1, 2-2 रिश्तेदार होगा, उनको बोल दो भाई तू वहां चला जा। अभी होगा क्या, दबाव पड़ेगा। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं नेता एक ही भाषा समझता है, वोट की भाषा। जब उसे लगता है कि मेरा वोट खिसक रहा है, जब उसे लग रहा है ये लोग मेरे खिलाफ हो सकते हैं, तो फिर वो हमारी फेवर में बात करेगा। हाँ, और तुमने भी यही बात रखनी है। वो तुम्हें जाति पे लड़ाएंगे, धर्म पे लड़ाएंगे, तुमने अड़े रहना है, भैया हमारी एक ही जाति, हम तो कर्जे वाले हैं, हमारा एक ही धर्म है, कर्जे वाले, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है। हम हर उस नेता, उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो जनताई कर्जा माफी की बात करेगा, और जो जनताई कर्जा माफी की बात नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे, और देना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का क्यों साथ दें जो हमारे साथ नहीं खड़ा। अब नेताओं को तय करना पड़ेगा कि वो जनता के साथ हैं कि नहीं है, हमें तय करना है। मेरी प्लानिंग ये है कि हम लोग, सब लोग इकट्ठे होंगे तो सरकार बात सुनेगी। मानो सरकार का कोई अधिकारी आ जाए तुमसे मिलने, फोन आ जाए, कोई तुम्हें बुला ले, चले जाना, वो बिल्कुल घबराना नहीं। अपने पेपर लेके जाना, अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना, जो चाहते हो वो बोल देना। हमारी मोटी मोटी 3 ही मांगे हैं। वो पूछेंगे क्या चाहते हो भाई तुम लोग, 3 मांगे। पहली मांग क्या, जो लोग एक्सपायर कर गए, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण जिनका व्यापार बंद हुआ, नौकरी छूटी और दुनिया में बंदा ही नहीं रहा, उनका लोन तो माफ हो जाना चाहिए भाई। छोटे छोटे बच्चे हैं यार, और बैंक उनका घर कब्जा कर रहा है। बच्चे के सर से माता पिता का साया चला गया और अब तुम उनके सर से छत भी छीन लो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उनका लोन माफ होना चाहिए। दूसरा, जिनका व्यापार बंद हुआ, जिनकी नौकरी छूटी और जो साबित कर सकते हैं, जैसे भाई ने भी कहा साबित कर दूंगा, उन्होंने भी कहा मैं साबित कर दूंगा कि मेरे पास प्रूफ है, किसी ने कहा आग लग गई, मेरे पास प्रूफ है। जिनका व्यापार बंद हुआ, नौकरी छूटी, वो उसका लोन सरकार को माफ करना चाहिए। तीसरा, जिनका लोन सरकार माफ ना कर पाए, कम से कम 2 साल का समय दे दिया जाए। अगर 2 साल का भी समय मिल गया तो बहुत सारे लोगों की घर बच जाएगा, प्रॉपर्टी बच जाएगी, गाड़ियां बच जाएंगी, वरना वो छीन जाएंगे। बस ये 3 मांगे हैं, और तुम्हें याद रखिए तीनों मांगे, क्योंकि वो पूछेंगे तुमसे। और देखो, अपनी अपनी लड़ाई मत लड़ो। वो बचपन में कहानी सुनी थी ना, एक एक लकड़ी कोई भी तोड़ देगा, लकड़ी का गट्ठर बन जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं है तोड़ने की। यहाँ जितने देखो अभी 70-80 लोग खड़े हो यार, तुम मानो भाई को कोई परेशान कर रहा है, सारे के सारे पहुंच जाओ इसके घर। ओए कैसे परेशान करा, मेरा भाई है। वैसा हिम्मत नहीं है रिकवरी वाले की दोबारा आ जाए उसके घर पे। प्रॉब्लम क्या, अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, नहीं अपनी अपनी मत लड़ो। अब सब मिलकर लड़ेंगे लड़ाई, एक दूसरे की मदद करो। आज जितने लोग आए हो, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, उसमें ऐड भी कर दूंगा तुम्हें सबको। आपस में कनेक्ट रहो, किसी को कोई समस्या आ रही है,
जिसको समाधान पता है वो समाधान कर दे। किसी के बैंक के जाना है, जैसे मैंने कहा ये जाएंगे हमारे लीडर, 2-4 लोग तुम भी चले जाओ साथ में। हाँ भाई, बैंक वाले क्यों परेशान कर रहे हैं इसको? भाई जब इसका व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं है, क्यों परेशान कर रहे हैं? साथ मिलकर के लड़ाई लड़ो। मैं यही कर सकता था। देखो मैं दिल्ली से यहाँ आ गया तुम्हारे लिए, मैं यहाँ तुमसे मिल रहा हूँ, तुम्हारी समस्याएं सुन रहा हूँ, और ये पूरा अभियान निःशुल्क है। 1 रुपया भी नहीं लिया गया तुमसे, लिया भी नहीं जाएगा। अगर कोई कर्जा मुक्ति अभियान के नाम पर 1 रुपया भी मांगे, तुरंत पुलिस में शिकायत कर देना उसकी, क्योंकि यार लोग वैसे ही परेशान है और लोगों से पैसा लिया जाए, ऐसा नहीं यार। मेरा जितना सामर्थ्य है मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूं, मैं उतना ही काम कर लूंगा जितना मेरी अपनी लिमिट है। आपसे ना तो 1 रुपया लिया गया, ना कभी लिया जाएगा कर्जा मुक्ति के नाम पर। लेकिन आप लोग ट्रेनिंग भी अटेंड कर लो। कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरह की ट्रेनिंग मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, वो ट्रेनिंग अटेंड करो। अभी औरंगाबाद महाराष्ट्र के एक साथी हैं, उन्होंने बताया 6 महीने में 1.5 करोड़ का कर्जा उतार दिया उन्होंने उस ट्रेनिंग को अटेंड करके। 20 तरीके बताए गए उसमें कर्जे से बाहर निकलने के, उसको ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ उसके। 1.5 घंटे की ट्रेनिंग है, फ्री है, वो भी ट्रेनिंग यूट्यूब पे डली हुई है। नोट्स बनाओ, उसमें से देखो कौन सा तरीका तुम्हारे काम आ सकता है। हो सकता है तुम कर्जे से बाहर निकल जाओ। अगर कोई व्यक्ति 6 महीने में 1.5 करोड़ रुपए के कर्जे की दलदल से निकल सकता है, तो तुम्हारा 10, 20, 50 लाख भी शायद तुम भी निकल जाओ। अपनी तरफ से भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, सब तरफ से प्रयास करना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे भरोसे बैठ जाओ, बस फॉर्म भर दिया बस हो गया काम, ऐसा नहीं चलेगा। फॉर्म भर दिया, अपनी ट्रेनिंग भी अटेंड करो, अपने व्यापार को आगे बढ़ाओ, अपनी नौकरी के लिए प्रयास करो, अपने सर पर मेहनत करते रहो, मैं भी मेहनत करता रहूंगा। सरकार अगर बुला ले बाई चांस तो चले जाना। और दिल्ली जो लोग आ सकते हो, एक दिन का समय निकाल करके 8 अगस्त को दिल्ली, 8 अगस्त को रामलीला मैदान में दिल्ली में है, 5 लाख से ज्यादा लोग वहां पहुंचने वाले हैं। आप लोग भी जो पहुंच सकते हो पहुंचो, और जितनी ज्यादा संख्या में पहुंच सकते हो पहुंचो। एक दिन में हो सकता है उस दिन, क्योंकि वित्त मंत्री को भी बुला रहे हैं हम, आरबीआई के गवर्नर को भी बुला रहे हैं, पीएमओ के अधिकारी को बुला रहे हैं। जब उन्हें उतनी भीड़ दिखेगी कि इतने सारे लोग हैं, तो हो सकता है उन पर दबाव पड़े और उस दिन ही वो कह देंगे चलो भाई 2 साल का समय सबको दे देते हैं, बाकी सबको बुला लेंगे, एक एक केस देख लेंगे। जो सरकार कर दे हमारे लिए वही मंजूर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार समय दे देगी तो भी ठीक है हमारे लिए। कम से कम 2 साल तक आप टेंशन फ्री होकर के अपना काम धंधा कर लो। 2 साल में अपना व्यापार करके, नौकरी करके, काम धंधा करके निकल जाओ कर्जे की दलदल से बाहर। बाकी जिन लोगों ने फॉर्म भरा है हमारा पहले, उनका फाइल नंबर दे दूंगा। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो खुद भी फॉर्म भरो, और कम से कम 100 लोगों से फॉर्म भरवाओ यार। बहुत लोग परेशान है। अभी 2 लोग मिले ना, वो कह रहे हैं भाई साहब आप भी आओ, मैं तो पता ही नहीं था मुझे। अभी यहाँ तो ऐसी स्थिति है, मैं उत्तर प्रदेश में गया, वहां चाचा जी ने फॉर्म भर दिया था, भतीजा भी कर्जे में था, उसने नहीं भरा। बाई चांस उसे पता चला, वो भी पहुंच गया, वो कह रहा है चाचा जी आप यहाँ क्या करो? कह रहे बेटा मैंने ही फॉर्म भरा है, मेरा कर्जे का था, मैंने तो 6 महीने पहले भर दिया। कह रहे चाचा जी आपने बताया नहीं। लड़ पड़े दोनों। चाचा जी आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप अपने कर्जा माफ कराना चाह रहे हो? तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, कल को अगर मानो तुम्हारा कर्जा माफ हो गया और तुम्हारे किसी रिश्तेदार को पता चल गई, लड़ पड़ेगा तुमसे वो कि भाई तूने मुझे क्यों नहीं बताया था। तो इसलिए जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, व्हाट्सएप में संपर्क है, उनको भेज दो मैसेज कि भैया कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। और कुछ मत बताओ यार मैंने ऐसा सुना है, गूगल पे सर्च कर ले। जैसे वो गूगल पे सर्च करेगा उसे फॉर्म वगैरह सब सारी जानकारी मिल जाएगी। मत बताओ तुमने फॉर्म भरा है, लेकिन किसी की मदद करो यार। अपने लिए तो यार जानवर भी जी लेते हैं। इंसान वो है जो दूसरों की लड़ाई लड़े। मैं भी तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझ पर कर्जा नहीं है, इस पर कर्जा नहीं है, हमारी टीम पर कर्जा नहीं है, हम लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ करवाऊंगा। जब तक कर्जा माफ नहीं हो जाता यह आंदोलन जारी रहेगा। मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, मैं निकालूंगा आपको कर्जे की दलदल से पूरी तरह बाहर। साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, और हमारा एक ही नारा है, उसी नारे को याद रखना बस, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या है नारा? जनता कर्जा माफ, जोश, एनर्जी, जनता कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ। हमारी और कोई लड़ाई नहीं है भाई, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जब बड़े बड़े अमीरों को लाखों करोड़ रुपए का राहत दी जा सकती है, हमारा कितना कर्जा है यार? यहाँ कोई है जो इसका 100 करोड़ रुपया कर्जा? बताओ जरा। 10 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ का भी शायद एक आधी होगा यहाँ, सब मिला के 1 करोड़ होगा। हाँ मैं कह रहा हूं, अगर लाखों करोड़ रुपए आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के 100 परिवारों के माफ कर दिए, 1-8 करोड़ लोगों के ये भी माफ कर दो, 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए, क्या फर्क पड़ रहा है यार? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सरकार वोट तो लेगी हमारा और मदद करेगी मित्रों को, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना भैया। अब सरकार को ये बात बोलनी पड़ेगी। अभी उन्हें क्या लग रहा था? उन्हें लग रहा था हम जो भी करते रहेंगे, ये बोलने वाले तो है नहीं। अब तुम बोलना शुरू कर दो। अभी आएंगे नेता तुम्हारे यहाँ, उनसे बोलना कर्जा माफ कर रहा है कि नहीं कर रहा बता। रांची का जो तुम्हारा सांसद है
उस सांसद से भी पूछेंगे भैया जनता की कर्जा माफी का समर्थन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहा है तो हम उसका विरोध करेंगे, अगर करेगा तो हम उसका साथ देंगे। किसी पार्टी का हमें मतलब है। सही बात है, कोई पार्टी भी रहे। हाँ, हमारी तो एक ही पार्टी, हम तो कर्जे वाले हैं भैया। जो कर्जे वाले का साथ देगा हम उसका साथ देंगे, सिंपल। अभी मिलेंगे बाकी सबसे भी, जिनके पास नोटिस आए हुए हैं, खासकर से जिनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, उनको ज्यादा जरूरत है इमीडिएटली, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी रुकवानी है मुझे। बाकी अगर किसी का पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, इसमें घबराने की जरूरत है। उसमें नोटिस आता नहीं है वैसे, पहली बात तो। और अगर आएगा भी नोटिस तो जनरली जो नोटिस होते हैं वो वकील के नोटिस होते हैं। जवाब कैसे देना मैंने बता दिया, रिटर्न में जवाब दे देना। बाकी फाइल नंबर भी आपको भिजवाऊंगा आज, फाइल नंबर। फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा, किस किस ने भरा हुआ है फॉर्म भैया, देखो इन सबसे मिल लो, इन सबको पता है कैसे भरना है। सर जो ग्रुप है ना, हाँ। ग्रुप में मैं कुछ डिटेल भेज दूंगा कैसे भरना है। हाँ कोई बात नहीं, अभी क्या है, अभी भरवा दो ना हाथ के हाथ। जो बंदा आया हुआ है लिंक भेज दो इसको, व्हाट्सएप नंबर भैया नंबर दे भैया, जिसने भी फॉर्म भरा है ऑनलाइन लिंक होगा, भैया को लिंक भेज दो और पूछ लो एक दूसरे भैया किसी को लिंक चाहिए तो बता दे। क्योंकि क्या होगा, मैं हर जगह नहीं जा सकता ना, मैं आपके यहाँ आ गया, अब मैं आपके मोहल्ले तो नहीं जा सकता, तुम जा सकते हो। बिल्कुल सर। अब अपने मोहल्ले में जाकर के उन लोगों से बात करो, उन्हें बताओ कि भैया देखो कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह निःशुल्क है, मैंने भी फॉर्म भरा, तू भी भर दे। मैंने स्टेटस में भी डाल दिया था सर। हाँ डाल दो, बताओ लोगों को, ज्यादा लोगों को बताओगे। और पता है रांची में कितने लोग जुड़े हुए हैं, हैरान हो जाओगे तुम, 3000 लोग जुड़े हुए हैं रांची शहर में। यहाँ नहीं आ रहे, कारण क्या है, कई लोग शर्मा रहे हैं, कई लोग लग रहा है, एक व्यापारी है आपके यहीं के, उन्होंने कहा सर मेरे ऊपर ना 3.5 करोड़ रुपया कर्जा है, लेकिन मुझे सब जानते हैं, अगर मैं वहां पे खड़ा हो गया तो सब पहचान जाएंगे, तो लाला जी हमारे, मैं नाम नहीं ले रहा उनका क्योंकि नाम लेना सही नहीं है। उन्होंने कहा लेकिन मैं, आप मेरी कोठी पे आ जाओ और मैं आपके रुकने की व्यवस्था भी कर दूंगा, सब। मैंने भैया मैं सड़क पे मिलता हूँ, मैं रुकने की व्यवस्था खुद कर सकता हूँ, मैं भी होटल में बुला सकता हूँ, मैं सड़क पे क्यों मिलता हूँ, ताकि जनता को पता रहे, किसी को डर ना लगे आते हुए। क्योंकि बड़ी जगह बुला लो ना तो लोगों को डर लगता है, संकोच लगता है, बड़े बड़ा होटल है, जाऊं कि नहीं जाऊं, पैसे तो नहीं लगेंगे। लगता है कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। हाँ इसलिए मैं सड़क पे बैठता हूँ, कोई ये ना कहे यार 100 रुपए लगेंगे मैं नहीं जा रहा, इसलिए मैंने कहा भैया मैं ऐसा नहीं मिलूंगा, आपको आना है तो आ जाना। उन्होंने ये भी कहा कि आपको गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, जो चाहिए बता दो, लेकिन मैं पब्लिकली नहीं आ सकता। मैंने नहीं आना, पब्लिक में पड़ेगा, ये शर्म छोड़नी पड़ेगी भाई, क्योंकि कब तक छुपते रहोगे। जिस दिन तुम्हारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, मैंने उनको भी कहा लाला जी को, लाला जी जिस दिन तुम्हारी कोठी बैंक कब्जा कर लेगा, तब पड़ोसी वड़ोसी को पता चल जाएगा ना कब्जा हो गया, तो क्यों इंतजार कर रहे हो उस मनुष्य दिन का के कोठी जाए, आ जाओ मिल लो। और यहाँ आएंगे तो सबके साथ बैठेंगे तो उन्हें भी दिखेगा ना इतने सारे लोग हैं। यही कोशिश थी मेरी कि तुम्हें मिलवा दिया जाए, सबसे 1 to 1 मिलेंगे, बातचीत करेंगे, समय कम है, आगे भी जाना है मुझे, बट आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करके जाऊंगा। आ जाओ, जिन्होंने एंट्री नहीं करी है या एंट्री करवा लो उधर इस साइड से।